Hi guys, so we are starting with general meeting officially. Yesterday I've just given you some elaborations. The first sheet will be covering around 8 pages and will be covering up the same possibly in 45 minutes. So let's start the journey. Let's start. तो requisites of GM वैलिड जनरल मीटिंग. तो सर जानते हैं GM का मतलब क्या होता है नॉर्मली. सर GM मतलब ऐसे मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. मेंबर्स मतलब कौन? इक्विटी एंड प्रेफरेंस. तो इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम जनरल मीटिंग कहते हैं. ठीक है सर. सर मीटिंग्स और किसकी हो सकती है? सर मीटिंग्स तो इनके साथ साथ इट में भी क्रिएटर्स, इनमें भी ऑफ डिवेंचर होल्डर्स भी उनकी भी मीटिंग होती है, उनकी अलग मीटिंग मानी जाएगी. पर ये टॉपिक जो है ज्यादातर फोकस किस पे कर रहा है? मेंबर्स की मीटिंग पे मोरलेस फोकस करता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट हियर. व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ जीएम? तो ये कहता है कि एक वैलिड जनरल मीटिंग के रिक्विजिट्स क्या होते हैं. तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको बाय हार्ट नहीं करना, एक ओवरव्यू क्वेश्चन है. तो ये कहता है कि मीटिंग जो होगी वो प्रॉपरली कॉल होनी चाहिए बाय प्रॉपर अथॉरिटी एंड इट शुड बी सर्व्ड प्रॉपरली. मतलब एक प्रॉपरली कॉल मीटिंग के दो एसेंशियल्स क्या है? कि मीटिंग बुलाने की आप में अथॉरिटी होनी चाहिए और आपने जो नोटिस सर्व की है वो वैलिडली सर्व होनी चाहिए एज पर लॉ. यानी प्रॉपर अथॉरिटी एंड वैलिड सर्विंग ऑफ नोटिस. प्रॉपर अथॉरिटी यानी क्या? आपको 2 मिनट में आगे समझ में आएगा. प्रॉपरली कन्वीन्ड मतलब उस मीटिंग में कोरम होना चाहिए और उस मीटिंग का चेयरमैन प्रॉपरली अपॉइंट होना चाहिए. कोरम होने का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग में होने चाहिए और चेयरमैन शुड बी देयर. ये चेयरमैन हर मीटिंग के लिए फिक्स किया जाएगा कि इस मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा. फिर कह रहा है प्रॉपरली कॉल्ड. कॉल्ड यानी इस मीटिंग को कंडक्ट करना यानी जिस एजेंडा के लिए हमने मीटिंग रखी है उस एजेंडास को फिक्स करना और उस एजेंडास जो हमने फिक्स किए हैं उसको पास करवाना बाय पासिंग ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन. और ये इसे कहते हैं वैलिडली ट्रांजैक्टेड. और फाइनली हम कहते हैं इट शुड हैव अ प्रॉपर मिनट्स. अब प्रॉपर मिनट्स का मतलब क्या होता है? कि जो भी हमने रिकॉर्डिंग मीटिंग्स की उसका एक प्रॉपर डेटा मिनट्स के तौर पे प्रूफ की तरह होना चाहिए कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, किसने वोट फेवर में दिया, किसने वोट अगेंस्ट दिया, कौन से एजेंडा में किसने हाँ कहा, किसने ना कहा एंड ऑल दैट. इसे कहते हैं प्रॉपर मिनट्स. तो आपका एजेंडा नंबर 1 क्लियर होता है यहाँ पे कि प्रॉपरली कॉल्ड, प्रॉपरली कन्वीन एंड प्रॉपरली कंडक्टेड. आइए जानते हैं प्रॉपरली कॉल का एलिमेंट नंबर 1 प्रॉपर ऑथोरिटी. तो प्रॉपरली कॉल में हमने देखा था कि देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑथोरिटी टू कॉल द मीटिंग. अब प्रॉपर ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है देखते हैं. पहली अथॉरिटी किसकी है? तो बोर्ड की. तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर है क्या? क्या किस चीज के लिए? तो पावर टू कॉल अ जीएम. अब वो जीएम कौन सी होगी? या तो एजीएम या तो ईजीएम. हम आज वो भी देखेंगे. नाउ सेक्शन. अभी यहाँ पे हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि पावर किसके पास है? बोर्ड के पास है कॉल करने के लिए. ठीक है. क्या एक इंडिविजुअल डायरेक्टर्स भी मीटिंग रख सकता है? तो आंसर इज नो. एक इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास पावर नहीं है, पूरे बोर्ड के पास पावर है. इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है. फिर कहता है कि अगर कोई सेक्रेटरी ने नोटिस, कंपनी सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलवा ली या किसी डायरेक्टर ने मीटिंग बुलवा ली जहाँ पे बोर्ड का सैंक्शन ही नहीं है, तो क्या वो वैलिड मानी जाएगी? नहीं सर, वो तो इनवैलिड मानी जाएगी. इनवैलिड यानी उसके रेजोल्यूशंस जो पास हुए होंगे वो भी माने नहीं जाएंगे. लेकिन क्या वो रेटिफाई हो सकता है? रेटिफाई मतलब क्या? सुधारना. सुधारना यानी मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने कहा और मीटिंग बुला दी. मीटिंग बुलवाने के बाद बोर्ड ने बोला तुम लोगों ने पूछा क्यों नहीं हमें? पूरे बोर्ड को पूछना चाहिए था. एक बंदे ने कैसे मीटिंग बुलवा ली? तो उन्होंने रीजन बताया कि सर बहुत इमरजेंसी था, स्टॉक मार्केट में शेयर 500 रुपये डाउन जा रहा था, इस वजह से हमें कुछ डिसीजन लेना जरूरी था. तो मैंने सोचा कि ये कंपनी के लिए जरूरी है. सबने माना ये जरूरी था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि अगर सब बोर्ड मान जाता है कि भाई ये तो जरूरी था तो वो लोग क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, रेटिफाई, सब्सिक्वेंटली इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. मतलब जनरली वैलिड नहीं है बट अगर अप्रूव किया जाए, रेटिफाई किया जाए तो इट इज वैलिड. अब ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 दैट इज बोर्ड.
मतलब मीटिंग कॉल करने का सबसे पहला पावर किसके पास है? बीओडी टोटली। लेकिन क्या किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर के पास या कंपनी सेक्रेटरी के पास पावर है? सर वो लोग के पास पावर नहीं है बुलाने का। वो लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, अगर कहा सबको नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन कब? जब बोर्ड ने पावर दिया हो तो। लेकिन अगर उन्होंने इमरजेंसी में ऐसा कुछ कर भी दिया और अगर वो रेटिफाई हो गया तो वो वैलिड माना जाएगा। अब आता है नंबर 2, मेंबर्स। तो क्या मेंबर्स के पास पावर है टू कॉल एन ईजीएम, सॉरी टू कॉल अ जीएम? तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मेंबर्स के पास ईजीएम बुलवाने का पावर है। वो भी कौन से सेक्शन के अंदर? वो भी सेक्शन 100 के अंदर। यहाँ पे लॉ कह रहा है कि मेंबर्स के पास ईजीएम बुलवाने का राइट है, वो भी सेक्शन 100 में। अब आपके मन में वापस डाउट आएगा कि ईजीएम क्या है और एजीएम क्या है। आपको पता है टॉपिक में आगे जाके हम ये पढ़ेंगे। लेट मी जस्ट ओवरव्यू दैट। एजीएम मतलब हर साल जो मीटिंग होती है आफ्टर योर अकाउंट्स आर क्लियर, उसे हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। इट्स वंस इन अ ईयर। और वो एजीएम के बदले जितनी भी मीटिंग्स बिटवीन टू एजीएम्स हो उसे हम ईजीएम कहते हैं। साल में एक बार एजीएम होती है और एजीएम के बाद जितनी भी मीटिंग्स पूरे साल में हो मेंबर्स की, उसे हम क्या कहते हैं? ईजीएम। तो लॉ ने क्या लिखा है कि मेंबर्स चाहे तो ईजीएम बुलवा सकता है, लेकिन मेंबर्स के पास एजीएम बुलवाने का हक नहीं है। ऊपर हमने देखा कि डायरेक्टर्स के पास ईजीएम और एजीएम दोनों को कॉल करने का हक है, हाँ या ना? आंसर इज हाँ। एजीएम और आता है तीसरा पर एनसीएलटी। अब एनसीएलटी के पास भी दोनों पावर है। एनसीएलटी सेक्शन 97 में क्या बुलवा सकता है? कंपनी का एजीएम। कब? अगर कंपनी के बोर्ड ने वो एजीएम ना रखा हो तो। और कंपनीज एनसीएलटी आल्सो हैज अ पावर टू कॉल ईजीएम। कब? जब उनको लगे कि ईजीएम कंडक्ट करना जरूरी है तो वो मीटिंग बुला सकते हैं मेंबर्स की। अब यहाँ पे आपने जो यहाँ का पहला पॉइंट था प्रॉपर ऑथोरिटी, तो प्रॉपर ऑथोरिटी का पॉइंट का आपको दिया गया क्लैरिटी। ऑथोरिटी बोर्ड को है, ऑथोरिटी क्यों मेंबर्स को है और ऑथोरिटी एनसीएलटी को है। इसको मैं समराइज करूँ, ये याद रखना कि मेंबर्स के पास एजीएम कॉल करने का ऑथोरिटी नहीं है। नंबर 2, मीटिंग्स बुलवाने का ऑथोरिटी डायरेक्टर के पास नहीं लेकिन बोर्ड के पास है। और एनसीएलटी चाहे तो एजीएम भी बुलवा सकता है और ईजीएम भी बुलवा सकता है। और अगर इंडिविजुअली किसी डायरेक्टर ने या किसी सेक्रेटरी ने नोटिस मीटिंग बुलवाई है तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर उस मीटिंग को यहाँ पे हम कहेंगे वैलिड नहीं है और बोर्ड उसे रेटिफाई कर सकता है। अब हम आगे जाते हैं। ये है सेक्शन 101 आपके लिए, जिसका नाम है लेंथ ऑफ नोटिस, कंटेंट्स ऑफ नोटिस एंड नोटिस टू होम। तो ये कहता है कि आपकी जो नोटिस है ना, जो मीटिंग बुलवाने के लिए आपको मेंबर्स को देनी पड़ेगी कि हम मीटिंग रख रहे हैं, आप लोग आना, ये एजेंडा है, इतने बजे 2 बजे। नोटिस में एरिया टाइम स्पेसिफाई होगा, एजेंडा स्पेसिफाई होगा, डेट स्पेसिफाई होगा। तो ये इसमें गैप कितना होना चाहिए? कल उठ के 2 दिन पहले नोटिस भेजी गई मेंबर, अरे आपने टाइम ही नहीं दिया। 10 दिन पहले, अरे आपने टाइम ही नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि जनरल मीटिंग के दिन और नोटिस देने के बीच में 21 दिन का अंतर होना चाहिए। जिस दिन नोटिस आपने भेजी है और जिस दिन मीटिंग हुई, उस दोनों के बीच में 21 दिन का गैप होना चाहिए। यानी मैं कह रहा हूं, यहाँ पे लिखा है 21 क्लियर डेज। जब मैं कहता हूं कि इन्होंने लिखा है 21 क्लियर डेज, तो जिस दिन नोटिस भेजी है वो और जिस दिन मीटिंग है वो 2 दिन को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? वो दिन को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है सर, आपका क्लैरिटी ये है कि पब्लिक हॉलीडे हो, कुछ भी दिन हो, छुट्टी हो, वो सब कुछ मत गिनो।
21 दिन का गैप होना चाहिए और जिस दिन नोटिस भेजी है उस दिन को और जिस दिन मीटिंग है उस दिन को, इसको गिनेंगे नहीं। ठीक है सर, उसके बीच में इतना गैप होना चाहिए। फेयर इनफ सर। नाउ व्हाट इफ सर, अगर मीटिंग की नोटिस भेजी है पोस्ट से, तो क्या होगा? It shall be deemed to be served at the expiration of 48 hours after the letter containing the same is posted। मतलब अगर सेंड बाय पोस्ट है तो आप समझ लेना कि आपका टाइम स्लॉट जो है वो इंस्टेड ऑफ 21 डेज 23 डेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको और 48 आवर्स ज़्यादा देने पड़ेंगे पोस्ट को वहाँ पे डिलीवर होने के लिए। सर ये क्वेश्चन है कि सर पोस्ट तो अलग अलग टाइम में डिलीवर होता है, मुंबई में जल्दी होगा, गुजरात में लेट होगा, दिल्ली में और लेट होगा, हिमाचल में और लेट होगा, असम सिक्किम कहीं और लेट हो जाएगा। लॉ ने बोला है 48 आवर्स फ्लैट, कहीं पे भी बंदा रहता हो 48 आवर्स फ्लैट, मतलब टोटल 21 प्लस 48 कितना हो गया? 23 डेज का गैप होना चाहिए। नंबर 2, पार्शियल डेज को हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, पार्शियल डेज को काउंट नहीं करेंगे। पार्ट ऑफ द डे ऑन विच नोटिस इज डीम्ड टू बी सर्व्ड ऑन द मेंबर कैन नॉट बी एडेड टू द पार्ट ऑफ द डे up to the time of the GM as to make it one day. Each of the 21 days must be complete days। मतलब आधा काट कूट नहीं करना है, क्लियर 21 डेज बोला है। तो पूरे 21 दिन का गैप होना चाहिए। जिस दिन नोटिस भेजी है वो सुबह 11 बजे भेजी और जिस दिन मीटिंग है वो शाम को 6 बजे है, तो उस दिन के हम 18 घंटे गिने, उस दिन के गैप ऐसा कुछ नहीं होता। प्योर 21 दिन का गैप होना चाहिए क्लियरली। ठीक है, आगे वो सेम चीज लिखी जो मैंने को कही। ये है मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लियर डेज जो मैंने यहाँ पे ऐड कराया है। तो फाइनली आपका पहला पार्ट आता है 21 दिन के गैप में 2 दिन पोस्ट के ऐड हो जाएंगे और जिस दिन मीटिंग करेंगे और जिस दिन का नोटिस है दोनों को हम एक्सक्लूड करेंगे। सर नोटिस देनी कैसे है? राइटिंग में देनी है, मतलब कुरियर पोस्ट, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो, ईमेल। फिर शॉर्टर नोटिस। सर शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या? कि मान लीजिए 21 दिन का जो गैप है ना उससे कम गैप में नोटिस भेज दी। If the meeting has been called at a distance of less than 21 days, what shall be the consequences? This is trying to question you that in that case, in the case of the AGM by not less than 95% of the members entitled to vote thereat। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने 21 दिन से कम समय दिया तो फिर आपको बाकी सारे मेंबर्स जिसके पास एटलीस्ट मतलब टोटल 95% ऑफ द टोटल मेंबर्स उनका अप्रूवल लगेगा। मतलब आपको मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि भाई हम टाइम पीरियड कम दे रहे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे कितने मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए? 95%। लेकिन अगर ईजीएम की बारी हो रही है तो उन्होंने बोला बाय अ मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ सच पेड अप कैपिटल। मेजोरिटी नंबर मतलब 10 में से 6, लेकिन 10 में से 6 के बाद कितने शेयर होने चाहिए? 95% कैपिटल में मेजोरिटी नंबर बोला है एंड 95% वैल्यू बोला है। मेजोरिटी नंबर मतलब अगर 100 मेंबर्स है तो 51 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए और उनके पास अप्रूवल में शेयर्स कितने होने चाहिए? 95% से उससे ज्यादा शेयर्स होने चाहिए। अगर ये दोनों कंप्लाई होता है तो आपको शॉर्ट नोटिस देने का अधिकार है। सिमिलरली अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है ही नहीं, जैसे गारंटी कंपनी में शेयर कैपिटल होता नहीं है, तो 95% ऑफ वोटिंग पावर, उतना लोगों का अप्रूवल चाहिए। सर वापस बताओ ना ये कॉन्सेप्ट, आइए सुनते हैं वापस। सर क्या कहना चाह रहा है आप लोगों को? सिंपल रख रहा है ये कि ये है 21 दिन का टाइम पीरियड। अब 21 दिन के बदले अगर समझो 9 दिन का गैप है डेट ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ नोटिस के बीच में, तो इसे क्या कहेंगे? शॉर्ट नोटिस। क्या कहेंगे इसे? शॉर्ट नोटिस कहेंगे। और ये शॉर्ट नोटिस के लिए किसकी अप्रूवल लगेगी? अगर एजीएम है तो 95% ऑफ मेंबर्स की, ईजीएम है वो भी शेयर कैपिटल वाले हैं तो फिर मेजोरिटी नंबर एंड नॉट लेस 95%। सेकेंड एलिमेंट में not having share capital 95% of total number of members। I hope you're clear with the concept। अब आगे जाते हैं गाइस। सर नोटिस में लिखा क्या होगा? द नोटिस shall specify the place, date, day and hour of GM and the business to be transacted at the GM। ठीक है,
Notice to whom? The notice shall be given to every director, member, legal representative, officer assignee and auditors. मतलब नोटिस और कंटेंट, कंटेंट बहुत सिंपल जा रहा है कि प्लेस, डेट, डे, एनआर एंड बिजनेस दैट इज एजेंडा, ये सब होना चाहिए। नोटिस देनी किसे है सर? नोटिस शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर, एवरी मेंबर, एलआर, ऑफिसर असाइनी एंड ऑडिटर्स। नोटिस किसे देनी है? एवरी डायरेक्टर, एवरी मेंबर, अगर मेंबर मर चुका है तो उसके एलआर को, यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी ऑफ इंस्टॉल मेंबर एंड ऑडिटर्स, 5 लोगों को देनी है नोटिस। आई होप यू नो ऑफिस असाइनी इंसॉल्वेंसी में अपॉइंट होता है वो। सर अगर ओमिशन, अगर नोटिस नहीं दी तो क्या होगा? अगर गलती से एक्सीडेंटली ओमिशन ऑफ गिविंग नोटिस, गलती से नोटिस नहीं दी है तो उससे नोटिस ना देने से मीटिंग के जो ट्रांजैक्शंस पास ऑन हुए वो क्या नहीं होंगे? इट शैल नॉट इनवैलिडेट द सेम। मतलब नोटिस ना मिला या नहीं दिया लेकिन वो एक्सीडेंटल था, बस गलती से हो गया था, जानबूझ के नहीं किया, तो इनवैलिड नहीं होगा। यानी अगर ऐसा जानबूझ के किया है तो उसे इनवैलिड माना जाएगा। प्रोसीजर फॉर नोटिस गिवन बाय ईमेल, तो नोटिस देनी कैसे है सर? और नोटिस में भी सेंड बाय ईमेल, जैसे हम टेक्स्ट भेजते हैं या अटैचमेंट टू ईमेल भेजते हैं या फिर लिंक भेजेंगे। इसको बाय हार्ट मत करना, खाली देख लो ये पॉइंट को कि या तो ईमेल से होगी, ऐसा टेक्स्ट टेक्स्ट डाला, अटैचमेंट पीडीएफ कुछ भेजा या लिंक भेजा, ऐसे कैसे भी हो सकती है। ईमेल किसको किया जाएगा? हमारे रिकॉर्ड्स में जिसका भी नाम है एज अ मेंबर, या फिर डिपॉजिटरी जो होता है एनएसडीएल सीडीएसएल, उनके रिकॉर्ड में जिसका नाम है उन्हें दी जाएगी। फिर ये कहता है कि सर अगर किसी का ईमेल आईडी चेंज हो गया है, किसी ने नहीं दिया था, तो हर साल एक बार उसे ईमेल आईडी अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। सर ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा? ईमेल लाइन का सब्जेक्ट क्या होगा कि नेम ऑफ द कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ द मीटिंग एजीएम या ईजीएम एंड द प्लेस एंड डेट मुंबई 15th जनवरी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एजीएम 15 जनवरी मुंबई, कोई भी हॉल का नाम, ये क्या हो जाएगा आपका? दिस शुड बी योर सब्जेक्ट लाइन। और अगर आपके कोई वेबसाइट्स है तो उस वेबसाइट्स पे आपको ऊपर अपलोड करना चाहिए, और आपके अलावा सेबी है, एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके भी वेबसाइट पे आपको ये अपलोड करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपने ये पूरा पार्ट समझा। वापस एक बार मैं इसको रिकैप करता हूँ। सर क्या मुझे इसके कॉन्सेप्ट बाय हार्ट करने हैं? सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इट विल बी केस स्टडी, तो आपको हर एक कंटेंट पता होना चाहिए। आपको हर एक कंटेंट आपको माइंड में जब पूछा जाए तो याद आना चाहिए। मैं लाइव भी आऊँगा तब मैं ये बोलूँगा, मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ, हजामत मत करना पढ़न बाय हार्ट करने की पॉइंट वाइज। आपको हर कंटेंट पता होना चाहिए, बट हर कंटेंट को लाइन से पढ़ के ऐसा नहीं पूछेंगे सेक्शन 101 नोटिस के बारे में लिखिए, ऐसा नहीं पूछेंगे। आपको समझना होगा क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्ट चाहता है, क्वेश्चन आपसे रट्टफाइंग एटीट्यूड नहीं मांगता है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इतना सारा कंटेंट को क्या कर पाओ बाय हार्ट। सीए फाइनल में कंटेंट और बढ़ जाएगा, तो वो हेल्प करते हैं आपको क्या, इट हैज टू बी इन सच अ वे कि जिसे आप, इट इज लाइक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर हैज टू बी मोर फास्टर। यू हैव टू बाय हार्ट, बट क्या कंटेंट है, डेज है, टाइम लिमिट्स है, ऐसा कुछ बाय हार्ट करना जरूरी है। आइए आंखों आंखें बंद कर देना, मेरे मन में मैं क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, आपको उसका आंसर देना है, ट्राई करना, आपको मजा आएगा। एजीएम और नोटिस डेट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, आपका क्वेश्चन है, आपके मन में आंसर आएगा आएगा वो है 21 डेज। गैप की जो मैंने बात की, आंखें बंद रखना, ट्राई करो। गैप की जो मैंने बात की उसके अंदर कौन से डेज काउंट नहीं करने चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए जिस दिन नोटिस भेजेंगे वो, और
द डेट ऑफ मीटिंग, ठीक है। 21 क्लियर डेज का यही मीनिंग था। अगर पोस्ट से भेजा गया है तो कितने आवर्स ऐड होंगे, पोस्ट से भेजा गया है तो कितने आवर्स ऐड होंगे, आप बोलोगे 48 आवर्स। नोटिस कैसे दिया जा सकता है, राइटिंग में भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी। अगर शॉर्टर नोटिस दी, मतलब और तो शॉर्ट नोटिस, अरे सर शॉर्ट नोटिस मतलब लेस देन 21 डेज नोटिस दिया, ठीक है, तो क्या हम दे सकते हैं? नहीं सर, लेकिन अगर आपने अप्रूवल ली 95% ऑफ मेंबर्स की एजीएम के लिए, या फिर एजीएम में शेयर कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी एंड मेंबर्स हैविंग 95% शेयर्स, या फिर 95% ऑफ मेंबर्स की अप्रूवल ली, तो आप ऐसा कर सकते हो। सर नोटिस का कंटेंट क्या होता है? सर नोटिस का कंटेंट क्या होता है, याद करो याद करो, डेट, प्लेस, डे, आर, आपकी तारीख, आपका समय, प्लेस, डेट होना चाहिए, एंड आपका बिजनेस टू बी ट्रांजेक्शन होना चाहिए। नोटिस किसे देनी चाहिए? नोटिस टू बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर्स, एवरी मेंबर्स, एवरी ऑडिटर्स, और मर गए हैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और इंसर्ट हुए हैं तो ऑफिशियल असाइनी को। नोटिस ईमेल्स, अगर नोटिस नहीं दी तो क्या होगा? एक्सीडेंटल है तो चलेगा, जानबूझ के है तो इनवैलिड माना जाएगा। हाउ डू यू सेंड नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड में? सर ईमेल पे जब हम भेजेंगे तो लिंक होगी, टेक्स्ट होगी, या अटैचमेंट होगा। किसको ईमेल किया जाएगा? आपके रिकॉर्ड में जिनका नाम है वो, या फिर एनएसडी के रिकॉर्ड में जिसका नाम है उसे। क्या आपको ईमेल आईडी अपडेट करने का मौका मिलना चाहिए हर साल एक बार? आपके ईमेल का सब्जेक्ट लाइन क्या होगा? कंपनी का नाम, टाइप ऑफ एजीएम या ईजीएम, प्लेस एंड डेट ऑफ द मीटिंग। क्या आपकी कंपनी की नोटिस आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी? आंसर इज हाँ, करनी पड़ेगी।